चलेगा। इसके पहले हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट थे, ये सब देख लिए थे। अब इसके आगे जो भी है हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नौसेना के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास थे, यानी भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख अभ्यास थे उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास, ये कब हुआ था। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था 2024 में याद रखना। ठीक है, कब हुआ था, 2024 में। ठीक है, क्वाड देशों के मध्य हुआ था और बहुपक्षीय था ये। ठीक है, याद रखना बहुपक्षीय। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था इसका, हुआ था विशाखापट्टनम में। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 क्वाड देशों के मध्य विशाखापट्टनम में। ठीक है, उसके बाद एकता एशियन अभ्यास, ये कब हुआ था, जून 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था मालदीव में, और देश थे भारत और मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव के मध्य हुआ था यार, एक था सेना अभ्यास। ठीक है, उसको देखिए चौथा समुद्र शक्ति, एक अब मई 2023 में हुआ था भारत और इंडोनेशिया के मध्य। कहाँ, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए अल मोहम्मद अल सिंधी, ये कहाँ हुआ था, भारत और सऊदी अरब में, अल जुबैद सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, मई 2023 में याद रखना। अल मोहम्मद अल हिंदी, ठीक है, भारत और सऊदी अरब के मध्य, सऊदी अरब में। ठीक है, उसको देखिए कॉर्पेट, ये कब हुआ था, मई 2023 में हुआ था। देश है भारत और थाईलैंड। ठीक है, याद रखना कॉर्पेट, कॉर्पेट सेना अभ्यास। ठीक है, अंडमान सागर में हुआ था ये। ठीक है, उसको देखिए स्लाइनेक्स, ये दिसंबर 2024 में हुआ था, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य स्लाइनेक्स, श्रीलंका इंडिया। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ था ये। उसको देखिए कोंकण, ये मार्च 2023 में हुआ था, मार्च 2023, भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के मध्य, कहाँ हुआ था, अरब सागर में, याद रखना कोंकण। ठीक है, उसको देखिए वरुण, वरुण सेना अभ्यास कब हुआ था, 2024 में हुआ था, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। वरुण याद रखना, भूमध्य सागर में, वरुण भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस। ठीक है, उसको देखिए 13वां अग्नि वॉरियर, ये किसके मध्य हुआ था, भारत और सिंगापुर के मध्य। ठीक है, 2024 में 13वां अग्नि वॉरियर। ठीक है, याद रखना देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था ये, देवलाली महाराष्ट्र में। ठीक है, इधर हुआ था ये 13वां अग्नि वॉरियर। ठीक है, भारत और सिंगापुर के मध्य। उसको देखिए समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये 2024 में हुआ था, भारत और मलेशिया के मध्य विशाखापट्टनम में। याद रखना, ठीक है, कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में। ठीक है, समुद्री लक्ष्मण अभ्यास, भारत मलेशिया, भारत मलेशिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे है IMT ट्राइलेट, यानी कि इसको बोलते हैं इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया। याद रखना IMT का फुल फॉर्म इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। ठीक है, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया, ये जंजीबार में हुआ था। ठीक है, याद रखना तंजानिया जंजीबार द्वीप में। ठीक है, 2024 में हुआ था। उसके बाद सिम्बेक्स, ये 2024 में तो भारत और सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर और इंडिया। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, इसके रखना भारत सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स 2024। उसको थल सेना जो सेना अभ्यास हुए थे वो देखिए। अब देखिए ये कुबेरन, ये जून 2023 में हुआ था, भारत और मालदीव के मध्य। कहाँ हुआ था, चौबटिया उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड का चौबटिया है वहाँ हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए नोमाडिक एलिफेंट, ये 2024 में हुआ था, भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ था, उमरोई मेघालय में। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए सुदर्शन शक्ति 2023। ठीक है, इसको याद रखना, सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के मध्य हुआ था, यानी कि जो भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान है उनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना, सुदर्शन शक्ति राजस्थान और पंजाब में हुआ था ये। ठीक है, उसको अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन के मध्य। ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। उसको अपेंडिक्स प्रथम, एक हुआ था मार्च 2023 में, भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश साथ थे। ठीक है, याद रखना अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश इसमें साथ थे। ठीक है, वही कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए अपेंडिक्स द्वितीय, एक हुआ था मार्च 2023 में हुआ था, भारत और अफ्रीका के मध्य। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना अपेंडिक्स प्रथम अपेंडिक्स द्वितीय। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए मार्च 2000 हो गया। उसको देखिए ये पुणे महाराष्ट्र में, तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ था। आगे देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्या नाम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसको याद रखना। ठीक है, कब हुआ था, मार्च 2023 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, मार्च 2023 में। ठीक है, मार्च 2023 भारत और सिंगापुर के मध्य। ठीक है, जोधपुर में हुआ था, याद रखना जोधपुर राजस्थान। ठीक है, सो धर्म गार्जियन, ये फरवरी 2024 में हुआ था, भारत और जापान के मध्य, राजस्थान राज्य में। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान, याद रखना भारत और जापान के मध्य। ठीक है, उसको देखिए आगे देखिए डस्ट लेक, ये हुआ था फरवरी 2023 में, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था ये। ठीक है, याद रखना उत्तराखंड।
उसको देखिए साइक्लोन प्रथम एक हुआ था जनवरी 2023 में हुआ था भारत और मिस्र के मध्य राजस्थान में, ठीक है, साइक्लोन फर्स्ट। उसको देखिए सूर्य किरण अभ्यास 18वां 2024 ये हुआ था भारत और नेपाल के मध्य साल झंडी नेपाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए गरुण शक्ति अभ्यास 9वां हुआ था 2024 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है, गरुण शक्ति अभ्यास 9वां, ठीक है। तो देखिए अजय वॉरियर 2023 तो भारत और यूके के मध्य होता है अजय वॉरियर, याद रखना, ठीक है। इसके पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है 2023 में भी 2024 में भारत यूके के मध्य, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था ये। इसको एक बुलंद भारत ये 2023 में हुआ था, भारतीय सेना द्वारा किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। उसको देखिए हरी मऊ शक्ति ये 2024 में हुआ था भारत और मलेशिया के मध्य, ठीक है, मलेशिया में हुआ था। उसको देखिए खंजर अभ्यास ये 2024 में भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था, खंजर अभ्यास याद रखना भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। कहाँ बकलोय हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलोय में, ठीक है, याद रखना खंजर। उसको देखिए वज्र प्रहार ये 2024 में भारत और यूएसए के मध्य हुआ था, याद रखना यूएसए में, ठीक है। उसको देखिए कलिंज यानी काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया, याद रखना काजिंद का फुल फॉर्म इससे निकाल लेना कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, भारत और कजाकिस्तान 2024 में ओली में हुआ था, उत्तराखंड के ओली में, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए मित्र शक्ति 2024 में भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था, एक हुआ था मदुरै श्रीलंका में हुआ था, मदुरै श्रीलंका में मित्र शक्ति, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए अभ्यास मैत्री ये 2024 में हुआ था भारत और थाईलैंड के मध्य उमरोई मेघालय में, ठीक है, अभ्यास मैत्री। उसके बाद देखिए प्रथम सिनवैक्स कंबोडिया और इंडिया, ठीक है, सिनवैक्स कंबोडिया और इंडिया, ठीक है, ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 2024 में, ठीक है। उसके बाद देखिए वायुसेना के प्रमुख सेना अभ्यास देखिए हम, देखिए जो वायुसेना द्वारा किए गए, ठीक है, हमने पहले नौसेना देखी थी, उसके बाद थल सेना देखी थी, अभी वायुसेना, ठीक है। देखिए कोबरा वॉरियर ये 2024 में हुआ था, बहुपक्षीय था यानी कि बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया था, याद रखना, ठीक है, कोबरा वॉरियर में यूके में हुआ था, याद रखना। और देखिए शिन्यू मैत्री ये 2023 में हुआ था भारत और जापान के मध्य, ठीक है, जापान के कमोत्सु द्वीप में हुआ है, याद रखना जापान के कमोत्सु द्वीप, ठीक है। उसको देखिए वीर गार्जियन ये भारत और जापान के मध्य होता है, जो जापान में हुआ था 2023 में। उसको देखिए कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य, ठीक है, कलाईकुंडा आगरा में हुआ था ये। उसके बाद देखिए गगन शक्ति ये हुआ था 2024 में भारतीय वायुसेना और, ठीक है, भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ था गगन शक्ति, यानी भारतीय वायुसेना ने किया था इसको, ठीक है, किसी देश ने भाग नहीं लिया था, याद रखना, ये पोखरण में हुआ था। उसको देखिए उदार शक्ति ये 2024 में तो भारत और मलेशिया क्वांटन मलेशिया में हुआ था, क्वांटन मलेशिया में, ठीक है, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य। उसके बाद देखिए ईस्टर्न ब्रिज 7 ये 2024 में हुआ तो भारत और ओमान के मध्य, ओमान में, ठीक है, याद रखना भारत और ओमान के मध्य ओमान में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जितने भी सेना अभ्यास थे वो खत्म हो गए यहाँ, ठीक है। अब जो यहाँ बच्चे हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन, जो प्रमुख ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे, ठीक है, उन ऑपरेशन को इसमें डिस्कस करेंगे, कौन से ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन का नाम, यहाँ ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ और ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था, कुछ उद्देश्य चलाया गया था, ठीक है, उद्देश्य या उसका संबंध यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबसे पहले ऑपरेशन इंद्रावती ये किस लिए चलाया गया था, यह कैरिबियन देश हैती से भारतीयों को बचाने के लिए, याद रखना 21 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, कैरिबियन देश हैती से भारतीयों को छुड़ाने के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए ऑपरेशन अजय ये इजराइल और हमास युद्ध के दौरान 2023 में इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चला गया था यह अभियान, ठीक है, याद रखना ऑपरेशन अजय, ठीक है। तो देखिए ऑपरेशन गंगा ये है रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चला गया था, ये याद रखना ऑपरेशन गंगा, ठीक है। उसको देखिए ऑपरेशन कावेरी ये क्या है, ये युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, याद रखना ऑपरेशन कावेरी क्या है, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए वापस, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए ऑपरेशन दोस्त ये भारत और तुर्की में भूकंप के प्रभावितों की सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ये जो भारत ने जब तुर्की में भूकंप आया था, ठीक है, उसकी सहायता के लिए जो भूकंप से प्रभावित हुए थे व्यक्ति उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है, भारत सरकार ने, याद रखना, ठीक है इसको। उसके बाद देखिए ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, याद रखना जो म्यांमार में चक्रवात से लोग प्रभावित हुए थे उनकी मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन करुणा, याद रखना। उसके बाद ऑपरेशन दैवी शक्ति तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया था, ठीक है, ऑपरेशन दैवी शक्ति यानी कि जो अफगानिस्तान था उसमें तालिबान ने जो कब्जा कर लिया था, ठीक है, और उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे उनको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन दैवी शक्ति चलाई गई थी, ठीक है, याद रखना।
उसके बाद देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये कोविड के दौरान मालदीव में, यानी जब कोरोना वायरस चल रहा था, ठीक है, उस समय क्या था, मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हीं के लिए तो चला गया था यार अपना, यानी ठीक है, कोविड के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना द्वारा, ठीक है, इनकी जल सेना द्वारा चला गया था, ठीक है यार अपना ऑपरेशन समुद्र शक्ति। आगे देखते हैं। देखिए ऑपरेशन वंदे भारत, यह है ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है, ये कब चला गया था, कोविड के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चला गया था, ठीक है यार अपना विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है यार अपना। उसको देखिए ऑपरेशन मिशन सागर, ये कोविड के दौरान मालदीव, मेडागास्कर और सीशेल्स को खाद्य सामग्री पूर्ति के लिए चला गया था, ठीक है यार अपना ऑपरेशन मिशन सागर, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये किस लिए चला गया था, ये जम्मू कश्मीर छिपे आतंकवादियों यानी आतंकियों को ढेर करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चला गया था यार रखना, ठीक है ऑपरेशन त्रिनेत्र। उसको देखिए ऑपरेशन सद्भावना, जम्मू कश्मीर ग्रामीण क्षेत्र और बॉर्डर के समीप लोगों की मदद करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चला गया था यार रखना, सद्भावना, ठीक है। एक सद्भावना है और एक सद्भाव है, ये दोनों अलग अलग याद रखना, ठीक है। सद्भावना में क्या है, जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और बॉर्डर के समीप लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा चला गया था ये, ठीक है याद रखना। और ऑपरेशन एक सद्भाव है, सद्भाव में क्या है, भारत द्वारा सितंबर 2024 में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए चला गया था यार, ये दोनों अलग है, सद्भाव और सद्भावना में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, तो इस पर याद रखना। उसके बाद ऑपरेशन वेनिला, यह चक्रवात के दौरान मेडागास्कर की मदद के लिए चला गया था, ठीक है नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये समुद्री मार्ग से लाए जाने वाले प्रतिबंधित मादक पदार्थों को भारत में प्रवेश से रोकना था, यानी कि जो नशीले पदार्थ लाए जाते समुद्र मार्ग से, ठीक है, उसको रोकने के लिए चला गया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ठीक है याद रखना। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग सन, ठीक है याद रखना, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चला गया था ये, ठीक है, राज्यों में सोने की तस्करी और सिंडिकेट के खिलाफ चला गया था याद रखना, जो सोने की तस्करी कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए चला गया था ऑपरेशन राइजिंग सन, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चला गया था याद रखना, ठीक है, मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चला गया था, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प। देखिए हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाए, ऑपरेशन संकल्प में, ठीक है याद रखना। ऑपरेशन कामधेनु में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन संकल्प हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया था, ऑपरेशन संकल्प की तरह, ठीक है याद रखना। देखिए ऑपरेशन बम्बी बकेट, ये क्या है, जो वायुसेना द्वारा नैनीताल की जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चला गया था, ठीक है, तो इस बार अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन बम्बी बकेट नैनीताल, ठीक है उत्तराखंड, जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। अब देखिए प्रमुख योजना और उनसे संबंधित मंत्रालय देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना, उत्तरंग पोर्टल, ये सब विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है यार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। उसको देखिए उज्ज्वला योजना, यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2016 में चलाई गई थी, ठीक है उज्ज्वला। उसको देखिए जननी एक्सप्रेस योजना और मिशन इंद्रधनुष, ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है यार, जननी एक्सप्रेस योजना और मिशन इंद्रधनुष, ठीक है 2014 में चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाडली बहना योजना, मंगल दिवस योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उसको देखिए सूरज धारा योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, ठीक है, यह किसान कल्याण एवं कृषि विभाग याद रखना, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा, ठीक है। उसको देखिए मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना और कल्याण विवाह सहायता योजना, यह सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के अंतर्गत, ठीक है। उसको इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना, ये स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। उसको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत है। आकांक्षा योजना और मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना, ये जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत है। सीएम हेल्पलाइन जो 31 जुलाई 2014 चालू हुई थी मध्य प्रदेश में, और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें केवल हम डिस्कस कर रहे हैं जो योजना हमने यहाँ दी है, ठीक है,
योजना के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ के बारे में हमको ऑनलाइन फैक्ट के रूप में ये याद रखना है ये कौन से विभाग से संबंधित है, कौन सा मंत्रालय इसका है। जैसे ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये राजस्व विभाग के अंतर्गत चालू हुई थी। ठीक है, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये कृषि विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा चालू हुई, बल्कि ये ही राजस्व विभाग द्वारा। तो हमको ऐसे याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है ऐसे में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राजस्व विभाग, इनके विभाग याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, योजना और उनके विभाग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाएगा विभिन्न अभियान कौन कौन से, उनको देखते हैं। सबसे पहले ममता अभियान, ये किस लिए चलाया गया था? ये मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त के लिए। ठीक है, याद रखना। लेकिन माता और जो शिशु है उनकी मृत्यु दर हो रही ज़्यादा। ठीक है, मृत्यु दर को कम करने के लिए और उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए चलाया गया था ये ममता अभियान, याद रखना। ठीक है, उसके बाद लाडो अभियान, ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाया गया था। ठीक है, जो बाल विवाह होते हैं उनको रोकने के लिए। उसके बाद देखिए लालिमा अभियान, ये है एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। जो एनीमिया बीमारी है, ठीक है, उसकी मुक्ति और उसको रोकने के लिए चलाया गया था लालिमा अभियान। ठीक है, याद रखना। उसके बाद गौरवी अभियान, ये क्या है? घरेलू हिंसा से बचाव से महिलाओं के सम्मान के लिए। गौरवी अभियान में ये होता है कि घरेलू हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ, ठीक है, उससे बचाव के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए चलाया गया था गौरवी अभियान। उसके बाद देखिए वसुंधरा अभियान, ये पौधारोपण संबंधित। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया ये। ठीक है, पौधारोपण से संबंधित है वसुंधरा अभियान। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए सुपोषण अभियान, ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था कुपोषण के खिलाफ आंगनबाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया है, याद। सुपोषण अभियान यानी कि सही पोषण देना। ठीक है, कुपोषण के खिलाफ, याद रखना। उसको देखिए मुस्कान अभियान, ये महिला जागरूकता और उसके सम्मान के लिए चला गया था, याद रखना। महिला जागरूकता और उसके सम्मान के लिए मुस्कान अभियान। ठीक है, उसके बाद देखिए पंख अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु पंख, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंख अभियान। उसको देखिए उदिता अभियान, मिशन महिमा, किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता को प्रबंधन की जानकारी देना, याद रखना। ठीक है, क्या है? उदिता अभियान या मिशन महिमा, किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना है। ठीक है, इस पर रखना। इसको देखिए बाल संजीवनी अभियान, एक कुपोषण से संबंधित। ठीक है, कुपोषण से संबंधित योजना है या अभियान है। ठीक है, बाल संजीवनी अभियान। तो देखिए चरण पादुका अभियान, ये प्रवासी मजदूरों से संबंधित है, याद रखना। इसको मैं बताता हूँ, चरण पादुका जो अभियान चला गया था, ये चला गया था कोरोना काल में, याद रखना। यानी कि जब कोविड थी उस टाइम पे इसको चलाया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो प्रवासी मजदूर थे, यानी कि जो मजदूर है जो दूसरे शहरों में रोज़गार के लिए गए थे, और जब कोविड लॉकडाउन लग गया था तो उस समय पर क्या हुआ था कि जो बसेस वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो सब बंद हुआ था। ठीक है ना, बंद चल रहा था। तो उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया था। जो मजदूर थे वो पैदल ही अपने घर की ओर जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि बस वगैरह कुछ चल नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, तो इन मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनको निःशुल्क चप्पल प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, चप्पल। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम चरण पादुका अभियान पड़ा है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए सांस अभियान, सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चला गया था। ठीक है, इसको याद रखना। तो देखिए सुमन अभियान, ये हाई रिस्क गर्भवती महिला को ट्रैकिंग कर उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, उसको देखिए स्पर्श अभियान, निःशक्त जनों को स्पर्श कार्ड प्रदान करना। ठीक है, स्पर्श का याद रखना। निःशक्त जन है यानी कि जो तो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए स्पर्श अभियान। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। स्पर्श हो गया था, उसके बाद देखते हैं हम गो ब्लू अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान है। ठीक है, इसको याद रखना। इसको देखिए पोषण महोत्सव अभियान, महिला एवं बच्चों को पोषण से मुक्ति संबंधी जानकारी देना। ठीक है, याद रखना। 2020 में प्रारंभ किया था ये पोषण महोत्सव अभियान। ठीक है, उसके बाद देखिए थैंक्स मॉम अभियान, ये वृक्षारोपण संबंधित है। ठीक है, याद रखना। थैंक्स मॉम अभियान में वृक्ष को लगाना है या पेड़ों को लगाना है। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत, इसीलिए इसको बोलते हैं वृक्षारोपण से संबंधित अभियान। ठीक है, थैंक्स मॉम। देखिए आगे देखते हैं। अब भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य, ठीक है, उनको देखते हैं। भारत सरकार और जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, कब तक के लिए क्या निर्धारित किया उन सबको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य, ये कब 2040 तक रखा गया है। ठीक है, याद रखना, भारत सरकार द्वारा। उसको देखिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, ये 2047 तक रखा गया है। याद रखना है कि 2047 तक भारत को क्या करेंगे? एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, उसको देखिए भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, यानी कि जो कार्बन जितना निकलता है उसको शून्य करने का लक्ष्य 2070 तक। ठीक है, याद रखना। उसका देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना, ये 2070 तक है। लेकिन जितने भी राज्य, ठीक है, उनके
किसी भी एक शहर को क्या करना है, सौर शहर के रूप में विकसित करना है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, ये 2027-28 रखा गया, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसको देखिए, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, ये कब रखा गया, 2025। ठीक है, याद रखना, 2025 यानी कि इसी साल। ठीक है, याद रखना, टीबी मुक्त देश बनाने का। ठीक है, उसको देखिए, पेट्रोल को इथेनॉल में 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, ये 2025 यानी कि इसी साल। ठीक है, याद रखना, पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये 2030 रखा गया है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ये सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, उसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, उसको भी बोलते हैं, यानी जो रिन्यूएबल होती हैं, जो अनंत चलने वाली है, उनको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए 280 गीगावाट ये है सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, 2030 रखा गया है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य, ये भी 2030 रखा गया है। ठीक है, यानी किसी भी इनमें से कोई भी एक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो ये तीनों लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और 500 गीगा अक्षय ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा, तो उसमें से 280 गीगावाट तो सौर ऊर्जा प्राप्त हो ही जाएगी। ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा था वो भी उसमें कमी हो जाएगी 1 अरब टन तक। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई योजना है। ठीक है, वो 2030 तक इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, यानी कि जितने भी वाहन अभी चल रहे हैं उसमें क्या 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, याद रखना, वो जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं उनको 30% इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, याद रखना, यानी 30% जितने भी वाहन चलेंगे वो इलेक्ट्रिक चलेंगे। ठीक है, उसको देखिए HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य, ये भी 2030 रखा गया है। याद रखना, 2030 में HIV एड्स को खत्म करना। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 का रखना, मलेरिया को भी 2030 तक भगाना है। भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे को बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया, याद रखना, यानी कि जो ग्रीन रेलवे बनाएंगे वो हम 2030 तक बनाएंगे, यानी कि नेट जीरो कार्बन, क्योंकि जो कोयले से वगैरह से चलती हैं जो रेलगाड़ियाँ उनको हटाना है। ठीक है, उनकी जगह इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा या ग्रीन रेलवे उनको बनाना है। ठीक है, याद रखना, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। ठीक है, भारत की जो परमाणु ऊर्जा है उसको कितना 1 लाख मेगावाट बनाना 2047 तक, याद रखना। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। ठीक है, याद रखना, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2023 में। देखिए, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025, इनकी जो हम विदेशों से यूरिया मंगाते हैं, ठीक है, उनको उसको बंद करना है, वो 2025 यानी कि इसी साल 2025 में इनको आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का इसका उद्देश्य मतलब ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें क्या है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाया जाएगा। ठीक है, और उसका लक्ष्य भी 2025 रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 2022-23 का डाटा याद रखना है। इसको कब का है, 2022-23 का। ठीक है, 2022-23 की रिपोर्ट है कि विभिन्न क्षेत्र और भारत का स्थान देखें। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, याद रखना, 2022-23 की डाटा के अनुसार। ठीक है, वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है, 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान है। ठीक है, मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा स्थान है। ठीक है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कच्चे इस्पात के उत्पादन में। देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही तीसरा स्थान है भारत का, याद रखना। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान, रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में है 6वां स्थान, याद रखना। उस विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां स्थान, और विश्व व्यापार के सेवा आयात में भी 10वां स्थान। ठीक है, याद रखना, विश्व व्यापार सेवा के निर्यात में यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 7वां है, और विश्व व्यापार सेवा के आयात में जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें 10वां स्थान है। याद रखना। आगे देखते हैं।
अब देखिए वर्ष 2021 से 23 में जो तूफान या चक्रवात आए होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है हारमोन या हामुन। ये कहाँ आता है? ये बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखना। हामुन बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर 2023 में आया था और इसका नामकरण किया था ईरान ने, याद रखना। ईरान ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, हामुन बंगाल की खाड़ी अक्टूबर 2023। उसके बाद देखिए बिपरजॉय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। बिपरजॉय गुजरात और महाराष्ट्र में आया था जून 2023 में, और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश में, याद रखना। ठीक है, बिपरजॉय बांग्लादेश। उसके बाद मोर्चा म्यांमार और बांग्लादेश और भारत में आया था मोर्चा। ठीक है, मई 2023 में इसका नामकरण किया है यमन। यमन का कुछ मोर्चा करके कुछ है, या तो बंदरगाह का नाम है या कॉफी का नाम है, मोर्चा कहवा है शायद, तो इसका याद रखना। ठीक है, यमन ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद देखिए मैंडूस, ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आता दिसंबर 2022 में, और इसका नामकरण किया था UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया था। ठीक है, इसका नामकरण मैंडूस में। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आया था, तो इसकी याद रखना। आगे देखते हैं, आगे देखिए चित्रंग, ये पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में अक्टूबर 2022 में, ठीक है, आया था। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। चित्रंग पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश, क्योंकि जैसे ये इंडिया है अपना, तो इधर ही अपना पश्चिम बंगाल है राज्य, इधर ही बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर आया था चित्रंग। ठीक है यार, अपना चित्रंग। उसको देखिए मिचोंग, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कब आया था? नवंबर 2023 में आया था। ठीक है, और इसका नामकरण म्यांमार ने किया, मिचोंग बंगाल की खाड़ी। उसका देखिए मिथिली, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, मालदीव ने इसका नामकरण किया है 2023 में। रेमल, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में आया था, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। चित्रंग भी आया था और रेमल भी आया था। ये मई 2024 में है, अक्टूबर 2022 में था। ठीक है, और इसका नामकरण किया ओमान द्वारा, याद रखना, ओमान। ठीक है, अब देखिए दाना, ये है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दाना। इसका नामकरण कतर ने किया और 2024 में आया था। ठीक है, अक्टूबर 2024, दाना तूफान का नाम। ठीक है, फिर डेवी, यह आया था कहाँ? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अक्टूबर 2024 में आया था। ठीक है, डेवी। इसका नामकरण नहीं मिलता तो छोड़ दें इसको। आगे देखते हैं, डेवी के बाद देखिए हेलेन। हेलेन ये कहाँ? अमेरिका में आया था, सितंबर 2024 में। ठीक है, देखिए असना, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया था। कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र कौन सा है? जैसे ये दक्षिण भारत का मैप है। ठीक है, इधर जो गुजरात है, गुजरात के इधर वाला क्षेत्र कच्छ और सौराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, इसको इधर आया था असना तूफान। ठीक है, अगस्त 2024 में। इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने, याद रखना। पाकिस्तान, पाकिस्तान करो पाकिस्ताना, इसका नामकरण असना, अस्ताना, ऐसे याद रखना। ठीक है, असना पाकिस्ताना और पाकिस्तान। ठीक है, केवल याद करने के लिए इसको याद करना। ठीक है, अगस्त 2024 में आया था ये, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में। उसके तेज, ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया था। अरब सागर भी इधर ही है। ठीक है, जैसे ये इंडिया का मैप है, दक्षिण भारत के इधर अरब सागर। ठीक है, इधर आया था तेज तूफान, अक्टूबर 2023 में आया था ये। इसका नामकरण किसने किया? भारत ने किया, तेज। ठीक है, भारत तेज है तो तेज का नाम इसका याद रखना, तेज। तेज एक तेजस लड़ाकू विमान भी है भारत का। ठीक है, उससे भी याद रखना, तेजस। चलिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं राज्यों की राजधानी गठन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। यानी वर्तमान में कौन सा राज्यपाल किस राज्य का है, मुख्यमंत्री कौन सा किस राज्य का है, उसका गठन कब हुआ, उसका मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, वो सब देखेंगे हम इसमें। जितने भी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, सबसे पहले देखते हैं, देखिए बिहार राज्य, इसका गठन कब हुआ था? 1912 में, याद रखना, लास्ट की डेट याद रखना, 1912, 22 मार्च 1912। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, उसके बाद इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? नीतीश कुमार है वर्तमान में, याद रखना। ठीक है, और इसके राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखिए उड़ीसा, उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है इसके मुख्यमंत्री, याद रखना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, और इसके राज्यपाल है श्री हरि बाबू कंभमपति, श्री हरि बाबू कंभमपति है। ठीक है, इसके राज्यपाल इसको याद रखना। राजस्थान, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को, 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना का गठन माना जाता है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और इसके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है,
तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है, इसके राज्यपाल याद रखना, कलराज मिश्र है, ठीक है, राजस्थान के। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ठीक है। उसको देखिए पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का गठन है 1950 में माना जाता है, ठीक है, और इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को बोलते हैं दीदी, याद रखना, दीदी ममता बनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्यपाल है डॉक्टर CB आनंद बोस, याद रखना, डॉक्टर CB आनंद बोस, ठीक है, इसके राज्यपाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उसको देखिए असम की राजधानी है दिसपुर, और इसका गठन हुआ था 1950 में, ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है, मुख्यमंत्री, याद रखना, असम के हेमंत बिश्वा शर्मा, याद रखना, अश्मा शर्मा बिश्वा शर्मा, ठीक है। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, क्या है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके राज्यपाल, ठीक है, तो इसका रखना। उसको देखिए तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, चेन्नई में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, याद रखना। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और इसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, और इसके राज्यपाल है RN रवि, याद रखना, RN रवि, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, याद रखना। अभी क्या है? अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या है? महाकुंभ मेला चल रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसको देखिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, ठीक है, याद रखना, 1 अक्टूबर 1953। थोड़ा हटा देता हूँ मैं, बहुत सा लिख गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। इसके जो मुख्यमंत्री है वो है N चंद्रबाबू नायडू है, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, और इसके राज्यपाल है एस अब्दुल नज़ीर है, याद रखना, एस अब्दुल नज़ीर। और कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, याद रखना, ठीक है, इसका और इसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, याद रखना, यानी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री वो सिद्धारमैया, और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, याद रखना, थावर चंद गहलोत, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका, थावर चंद गहलोत, ठीक है। उसके पंजाब की स्थापना गठन माना था 1 नवंबर 1956 को माना जाता है, ठीक है, और इसकी राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही चंडीगढ़, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान है, ठीक है, पंजाब का रखना, और इसके राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, क्या है? गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। चलिए आगे देखते हैं। गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। अब उसके बाद केरल की स्थापना हमारी थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है, याद रखना, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, और इसके जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन है, और राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ ऑलिंकर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गठन 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल, याद रखना, मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी स्थापना मानी थी 1 मई 1960 को, ठीक है, याद रखना, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र पटेल, याद रखना, भूपेंद्र पटेल है इसके मुख्यमंत्री, ठीक है, और इसके जो राज्यपाल हैं वो है आचार्य देवव्रत, याद रखना, गुजरात का मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है, गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत। उसके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इसकी स्थापना भी 1 मई 1960 मानी जाती है, ठीक है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी से हैं, अभी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, और इसके जो राज्यपाल हैं वो है CP राधाकृष्णन, ठीक है, CP राधाकृष्णन है। तो देखिए नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को मानी जाती है, 1 दिसंबर 1963। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है नेफ्यू रियो, याद रखना, नेफ्यू रियो, ठीक है, और इसके जो राज्यपाल है वो है ला गणेशन, कौन है? ला गणेशन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही, याद रखना, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़, ठीक है, याद रखना। 1 नवंबर 1966 इसकी स्थापना, ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, याद रखना, नायब सिंह सैनी है हरियाणा के, ठीक है, और इसके जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय, इसके राज्यपाल है, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हिमाचल प्रदेश है 25 जनवरी 1971 की स्थापना, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, ठीक है, और इसके राज्यपाल सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखना,
हिमाचल प्रदेश सुक्खू याद रखना, सरनेम याद रख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिव प्रताप शुक्ल इसके है राज्यपाल, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, स्थापना है इसकी 1972 और इसके जो मुख्यमंत्री वो एन बीरेन सिंह है, ठीक है। और इसके राज्यपाल है वो श्री अजय कुमार भल्ला, याद रखना, अजय कुमार भल्ला, मणिपुर राज्य, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और इसके राज्य मुख्यमंत्री है माणिक शाह, याद रखना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री माणिक शाह और राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी। कौन है? इंद्र सेना रेड्डी, ठीक है, इसको याद रखना। और इसकी स्थापना है 21 जनवरी 1972, ठीक है, त्रिपुरा की। और देखिए मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और स्थापना 21 जनवरी 1972, ठीक है। त्रिपुरा मेघालय की स्थापना और मणिपुर की 21 जनवरी 1972, याद रखना, ठीक है, 21 जनवरी 1972। उसको देखिए इसके जो मुख्यमंत्री वो है कॉनराड कोंगकल संगमा, याद रखना, मेघालय की संगमा, याद रखना, कोंगकल संगमा, ठीक है। और इसके जो राज्यपाल है वो CH विजय शंकर, क्या है? CH विजय शंकर, ठीक है, इसको याद रखना। और सिक्किम। सिक्किम की स्थापना थी 16 मई 1975 में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, याद रखना, सिक्किम गंगटोक। और इसके जो मुख्यमंत्री वो प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, याद रखना, प्रेम सिंह तमांग है इसके मुख्यमंत्री। और जो वर्तमान में राज्यपाल है वो ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर, इसको याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं सिक्किम के बाद अब कौन सा राज्य है उसको देखते हैं। सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद है मिजोरम, ठीक है, क्या है? मिजोरम। लेकिन मिजोरम की स्थापना कब मिलती है? 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, याद रखना। और इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? लाल दुहोमा है, ठीक है। और जो राज्यपाल है वो है जनरल BK सिंह, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, ठीक है। और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को मिलती है, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खांडू, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। वो इसके जो राज्यपाल है वो है KT परनाइक। कौन है? KT परनाइक, याद रखना, KT परनाइक, ठीक है। उसके बाद ये गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और इसकी स्थापना 30 मई 1987, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत है, याद रखना, प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ठीक है। और PA श्रीधरन पिल्लाई इसकी राज्यपाल है, ठीक है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब मिलती है? 1 नवंबर 2000 को मिलती है। और इसकी राजधानी नया रायपुर, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थी, अब नया रायपुर हो गई, ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसके जो मुख्यमंत्री है वो विष्णुदेव साय है, याद रखना, विष्णुदेव साय। और इसके जो राज्यपाल है वो है रेमन डेका, रेमन डेका है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री है। और संतोष कुमार गंगवार ये इसके राज्यपाल हैं, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार, याद रखना। उसके बाद देखिए और झारखंड की स्थापना मैंने आपको बताई 2000 में हुई थी, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना या गठन, ठीक है। इसको देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। गैरसैंण भरणीसैंण बोलते हैं इसको, ऐसा नाम मिलता है इसका, ठीक है, पुराना नाम होगा शायद। 9 नवंबर 2000 को है, ठीक है। तो इसके जो है मुख्यमंत्री वो श्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी है इसके मुख्यमंत्री, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए इसके जो राज्यपाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है इसके राज्यपाल, ठीक है, याद रखना। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को मानी जाती है, याद रखना। सबसे नया राज्य है, ठीक है, 2 जून 2014 हैदराबाद इसकी राजधानी है। जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश था, ठीक है, उसकी राजधानी पहले हैदराबाद थी, 2 राज्यों की एक ही राजधानी थी, बट अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती, ठीक है, याद रखना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद। और इसके जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और जो राज्यपाल है वो विष्णु ने लिखा है जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा लिखा है इसमें, ठीक है, एक बार गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए राज्यों की राजधानी गठन हम ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी 28 राज्य के हमने देख लिए हैं, उनके गठन देख लिया है, नाम देख लिया है, और राजधानी देख ली है, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो देख लिया है, और वर्तमान में जो राज्यपाल है वो देख लिया है, ठीक है, 28 राज्यों को। अब जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं अब उनको देखते हैं, ठीक है, उनके वर्तमान में कौन क्या है। देखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती, यार लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। गठन है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956 है, तो इससे याद रखना है इसको, ठीक है, लक्षद्वीप
की लक्षद्वीप गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी कवरत्ती। मुख्यमंत्री है नहीं है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसकी उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल इसके कौन है? प्रफुल्ल पटेल, याद रखना, प्रफुल्ल पटेल है इसके, ठीक है, उपराज्यपाल, जिनको क्या बोलते हैं? प्रशासक भी बोलते हैं और उपराज्यपाल भी बोलते हैं। इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, लक्षद्वीप कवरत्ती, प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है, अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और 1 नवंबर 1956 दिल्ली, ये 3 याद रखना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। 1 नवंबर 1956 का गठन माना जाता है, याद रखना, तीनों को एक साथ। और इनकी राजधानी है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के आतिशी मरलेना। पहले केजरीवाल थे, तो अभी केजरीवाल इनको जेल हो गई थी, कुछ दिन के लिए जेल गए थे वो, उनके बाद जांच चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को आतिशी को बनाया गया, ठीक है, याद रखना, आतिशी मरलेना। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है या प्रशासक कौन है? वो है विनय कुमार सक्सेना, याद रखना, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, इसको याद रखना। उसको आगे देखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी की गठन माना जाता है 1962 में। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और मुख्यमंत्री यहाँ के एन रंगास्वामी, याद रखना, एन रंगास्वामी, ठीक है। और इसके उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है? वो कैलाश नाथ, ठीक है, के कैलाशनाथन है उपराज्यपाल, ठीक है। उसको देखिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ का गठन भी 1 नवंबर 1966 को माना था, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ उपराज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, जिसको प्रशासक बोलते हैं, याद रखना। चंडीगढ़ के जो उपराज्यपाल उसको क्या बोलते हैं? प्रशासक, याद रखना। अब देखिए उसके बाद है जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 मानी जाती है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019। और इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ठीक है, याद रखना। इसको देखिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला, याद रखना, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। और राज्यपाल है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, ठीक है। उसको देखिए लद्दाख की राजधानी है लेह। इसकी दोनों की गठन का एक ही मिलता है 31 अक्टूबर 2019, याद रखना, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, लेह, याद रखना। उसके बाद आगे देखिए जम्मू कश्मीर के बाद है लद्दाख की जो राजधानी लेह में आपको दी, इसमें वो जो ये तो उपराज्यपाल थे BD मिश्रा, ठीक है, इस पर याद रखना। अब बताते दादर की राजधानी क्या है? दमन, याद रखना, दादर की राजधानी क्या है? दमन, ठीक है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये क्या है? पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। अब इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया, ठीक है, एक ही बना दिया इन दोनों को, ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या कर दी? दमन। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो है प्रफुल्ल पटेल। और जो यहाँ पर थे लक्षद्वीप में वो भी प्रफुल्ल पटेल थे, वो क्या थे? अतिरिक्त प्रशासक में लिए थे, यानी कि अतिरिक्त प्रभार था उनके पास, ठीक है। ये 2 जगह के ये प्रशासक याद रखना, प्रफुल्ल पटेल, लक्षद्वीप के और दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप, ठीक है, इसको याद रखना। ये लद्दाख को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, 31 अक्टूबर 2019। और जम्मू कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर विधेयक 370 को उठा गया था, तभी इन दोनों की स्थापना एक साथ मानी जाती है, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। और लद्दाख की राजधानी लेह थी और जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर। इसका उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर है इसमें क्या है? इसमें विधानसभा है, ठीक है, तो इसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ठीक है, याद रखना। जो लद्दाख है इसमें विधानसभा नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो इसमें केवल राज्यपाल है BD मिश्रा और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है मनोज सिन्हा, ठीक है, याद रखना। बस इतना है केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है प्रमुख सूचकांक। अब जो भारत के प्रमुख सूचकांक हैं उनको देखेंगे कि भारत की रैंक कौन से सूचकांक में क्या रही है, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। प्रमुख सूचकांक देखेंगे इसमें, बाकी सबको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, केवल मोस्ट जो इम्पोर्टेंट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मानव विकास सूचकांक। इसकी जो अभी जो जारी किया 2023-24 को जारी किया गया, तो भारत का स्थान इसमें कितना है? 134, याद रखना, 134वें नंबर पे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI बोलते हैं इसको, HDI, ठीक है। और इसका शीर्ष स्थान में किसका? स्विट्जरलैंड का है इसमें HDI में, ठीक है। जारीकर्ता कौन जारी करता है इसको? कौन इसको रिपोर्ट जारी करता है? वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये 2024 में जारी किया गया था। 109वां स्थान है भारत का इसमें, याद रखना, 109वां। और शीर्ष स्थान में फिनलैंड और संयुक्त राष्ट्र संघ इसको जारी करता है, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2024 में जारी किया गया था, वो 105वां स्थान है भारत का,
कितना 105वां, 18 देशों का प्रथम स्थान रहा है इसमें, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। विश्व भुखमरी सूचकांक बोलते हैं इसको हिंदी में शायद, है ना, याद रखना। देखिए ये जारीकर्ता कौन है इसका, बेल्टर हंगर हिल्के और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसकी जारी करता है, ठीक है, याद रखना। बेल्टर हंगर हिल्के और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये इसकी जारी करता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जारी किया गया, 39वां स्थान है भारत के, इसमें कितने 39 पे, ठीक है। और शीर्ष स्थान किसका, स्विट्जरलैंड का है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है, ठीक है, तो इसको याद रखना आप। इसका जो कलर है उसको थोड़ा यार मैं साइज इसी कम कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी देखते हैं। इस कब 2024 में जारी हुआ था, ठीक है, और भारत का स्थान क्या है 39 पे, ठीक है। और प्रथम स्थान पे क्या है स्विट्जरलैंड, और जारी करता कौन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है इसका जारी करता, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, ये 2024 में जारी किया गया था, और भारत का स्थान कितना 116, 2024 के जारी किया गया था, मतलब ये 2024 का डाटा है, ठीक है, यानी 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी डाटा है, ठीक है, 2024 का करंट है, ऐसा याद रखना, ठीक है। भारत का स्थान क्या है 116 है, ठीक है, और शीर्ष स्थान है आइसलैंड का, यानी कि जो आइसलैंड है उसका प्रथम स्थान रहा है। और जारी करता कौन है इसका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। उसको देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ये 159वां स्थान इसमें भारत है, कितना 159वां, ठीक है। और शीर्ष स्थान पर क्या है नॉर्वे, ठीक है, याद रखना। और जारी करता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसका जारी करता है, याद रखना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करता है इसका, ठीक है, ये 2024 का है, ठीक है। अब देखिए भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक, ये 2023 का है, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान है 93, याद रखना, 93वां स्थान है, ठीक है। और इसका शीर्ष स्थान रहा डेनमार्क, याद रखना, भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक में। और जारी करता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक का, ठीक है। उसको देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी कि इसको बोलते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि GHI बोलते हैं इसको, याद रखना, ठीक है, GHI ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में जारी की गई थी रिपोर्ट, इसमें 126वां स्थान है भारत का, याद रखना, कितना 126वां, ठीक है। और इसका शीर्ष स्थान किसका, फिनलैंड का शीर्ष स्थान। तो जारी करता कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी जारी करता है, ठीक है, याद रखना। देखो तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में जारी किया गया था, और भारत का स्थान कौन सा 129वां है, और इसका शीर्ष स्थान में इसमें आइसलैंड का, ठीक है, आइसलैंड का वैश्विक शांति में भी था, और वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भी आइसलैंड का प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसको जारी करता है। उसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये 2024 में जारी किया गया था, ठीक है, 126वें स्थान पर भारत, और सिंगापुर प्रथम स्थान पर, याद रखना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है, सिंगापुर। और हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल, इसके जारी करता है, याद रखना, कौन है, हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये 2025 में जारी किया गया था, 10वें स्थान पर भारत, याद रखना, इसमें थोड़ा रैंक अच्छी लाया वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। प्रथम 3 में कोई नहीं है, 4th में डेनमार्क, याद रखना, ये फर्स्ट रैंक पे कोई नहीं आया, ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, याद रखना। और चौथे नंबर पर सीधा डेनमार्क आया, और इसको जारी करता कौन, जर्मन वॉच नामक कंपनी या संस्थान, ठीक है, जर्मन वॉच वो करता है। देखिए पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, ये 2024 में जारी किया, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा 10वां है, शीर्ष स्थान पर क्या है रूस है, याद रखना, फर्स्ट नंबर पर कौन है रूस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है, याद रखना, ठीक है, इसको पहला साइबर क्राइम इंडेक्स यानी साइबर क्राइम इंडेक्स को, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ये 2021 में है, एक भारत का स्थान कितना 122वां है, याद रखना, सिंगापुर प्रथम पे है, और कॉमनवेल्थ सचिवालय इसको जारी करता है, ठीक है। उसको देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 का है, भारत का स्थान 42वां, यूएसए प्रथम पे है, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 का है, 176वां स्थान है भारत का, कितना 176, एस्टोनिया का प्रथम स्थान है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। उसको देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये 2023 का है, इसमें 40वां स्थान है भारत है, कौन सा 40वां, डेनमार्क प्रथम स्थान पर, ठीक है। इसको जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान, इसको बोलते हैं IMD, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। उसको देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स,
ये 2024 का है और 69 नंबर है भारत का, 69। सिंगापुर का प्रथम स्थान है। इसको जारी करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट, याद रखना चैंडलर इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ये 2025 का है, ठीक है, यानी कि अभी जारी का 2025 में रिसेंटली, ठीक है, याद रखना। 85 नंबर में भारत का स्थान, कितने 85 पर, ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का है। इसको कौन जारी करता है? हैंडले एंड पार्टनर्स, इसको जारी करता है, ठीक है। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 14वां है। प्रथम स्थान पे है बुर्किना, याद रखना बुर्किना फासो। और इसकी जो जारी करता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसको जारी करता है, ठीक है, याद रखना वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को। चलिए अब आगे देखते हैं जो भारत सरकार द्वारा, पहले इसको थोड़ा मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि भारत का स्थान इसी में मोस्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां, ठीक है। उसको देखिए सतत विकास सूचकांक में 109वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वां है, यानी कि 39। वैश्विक शांति सूचकांक में 116। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में है 159वां, यानी 159। और भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक में 93। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 126। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 129, यानी 129। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 126, 126वां स्थान, ठीक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में है 10वां स्थान, ठीक है, याद रखना। उससे पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में 10 में, याद रखना। जलवायु परिवर्तन और साइबर क्राइम में 10वें नंबर पर स्थान है भारत, ठीक है। और उसके बाद वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 122 है, बहुत पीछे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 42वें में है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 में, बहुत पीछे है। तो देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40 नंबर पे है। गुड गवर्नेंट सूचकांक में 69 पोजीशन पे है, ठीक है, स्थान पे है। उसके बाद हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 85वें नंबर पे है। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये 14वें नंबर पे, ठीक है, याद रखना। अब देखिए भारत सरकार द्वारा जारी सूचकांक, यानी जो भारत सरकार जो जारी करती है, ठीक है, उनको देखते हैं मोस्ट सूचकांक कौन कौन से हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य, जिसको बोलते हैं SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2023-24 की रिपोर्ट है। इसमें शीर्ष पर है केरल और उत्तराखंड, याद रखना, ठीक है। इसको जारी करता कौन है? नीति आयोग जारी करता है, याद रखना SDG को, ठीक है, नीति आयोग। इसको देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण, क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, सूचकांक। ये 2023 की रिपोर्ट है। इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर, याद रखना। जारी करता कौन? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, याद रखना। स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक कौन करता है जारी? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, इसको याद रखना। शीर्ष पर है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। उसको देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये 2023-24 की है। और शीर्ष स्थान है केरल का। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक केरल प्रथम स्थान पर। जारी करता कौन है? फसाई। फसाई का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया, याद रखना, ठीक है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अधिकरण ऐसा है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना, ठीक है, फसाई। उसके बाद देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है। अब इसकी कब की? 2022 की रिपोर्ट है। और शीर्ष स्थान पे कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। और जारी करता कौन है? नीति आयोग इसको जारी करता है, याद रखना। देखिए सड़क दुर्घटना रिपोर्ट, ये 2022 में है, जारी की गई थी। और तमिलनाडु सर्वाधिक सड़क दुर्घटना का शिकार है, याद रखना, शीर्ष स्थान पर सर, ठीक है, तमिलनाडु में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में। वो तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक गरीब राज्य और केरल सबसे कम गरीब राज्य, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और नीति आयोग इसको जारी करता है, ठीक है। बिहार सर्वाधिक गरीब, केरल सबसे कम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये 2024 की रिपोर्ट है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सबसे स्वच्छ शहर में शीर्ष पर सूरत शहर, याद रखना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, ठीक है। और जारी करता कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसमें जो नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है वो याद रखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, 3 रिपोर्ट। कौन कौन सी? सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट, और निर्यात तैयारी सूचकांक, और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, 2023-24 और 2023-24, ठीक है, नीति आयोग द्वारा। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में बिहार सर्वाधिक गरीब, केरल सबसे कम, ठीक है। उस पर निर्यात तैयारी सूचकांक में 2022 में तमिलनाडु सबसे प्रथम स्थान पर, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में केरल प्रथम स्थान पर, उत्तराखंड भी प्रथम पर, 2 राज्य हैं प्रथम स्थान पर, ठीक है, केरल और उत्तराखंड SDG में 2023-24। चलिए अब आगे देखते हैं।
स्वच्छ 2023 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है, याद रखना। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर और सूरत को क्या है, संयुक्त रूप से चुना गया था, याद रखना, 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, और ये क्या स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शहर प्रथम पे। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। यदि प्रमुख टेनिस प्रतियोगिता, ये है लास्ट, इस करंट अफेयर्स का लास्ट टॉपिक है, प्रमुख टेनिस प्रतियोगिताएं, जो उनको बस देखेंगे हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके बाद फिर एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा डिस्कस करके, कि जिसको भी पढ़ेंगे उसको डिस्कस करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इनके केवल नाम देख लेते हैं, कौन विजेता है कौन उपविजेता है। ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता 2024। ठीक है, इस स्पर्धा का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। ठीक है, इसका विजेता कौन रहा है, जैनिक सिनर, ये कहाँ की थी, इटली की थी, याद रखना। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है, डेनिल मेदवेदेव, रूस के है। ठीक है, नाम बहुत अटपटा है इसका, याद रखना। ठीक है, डेनिल मेदवेदेव, रूस के है। और देखिए उसके बाद महिला में कौन है, एरिना सवालेंका इसकी विजेता है, जो बेलारूस की हैं। और विजेता में कौन है, जेंग किनवेन, एक चीनी की है। ठीक है, याद रखना। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग में है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के ये है विजेता। ठीक है, और विजेता में अलेक्जेंडर जिवेरेव, जर्मनी की है। ठीक है, ये उप विजेता है। महिला में है इगा स्विटेक, ये पोलैंड की, याद रखना, इगा स्विटेक। ठीक है, उप विजेता है जैस्मिन पाउलिनी, ये कहाँ की है, इटली की। ठीक है, याद रखना, पाउलिनी। उसके बाद देखिए विंबलडन ओपन 2024, इसके पुरुष विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज, ये कहाँ के, स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, उप विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के, सर्बिया के, याद रखना, नोवाक जोकोविच। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बहुत बार जीते हैं लेकिन इस बार उप विजेता बने, नहीं तो हर बार विजेता रहते थे। ठीक है, नोवाक जोकोविच। उसके बाद देखिए विजेता महिला में देखिए बारबोरा क्रेजिकोवा, ये कहाँ की, चेक गणराज्य की, याद रखना। ठीक है, उप विजेता महिला कौन है, जैस्मिन पाउलिनी, ये इटली की है। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंच ओपन है वो विंबलडन ओपन है 2024, इसकी उप विजेता कौन कौन, ये दो में रही हैं, जैस्मिन पाउलिनी। ठीक है, इटली की हैं दो में। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 में और विंबलडन ओपन 2024 में महिला में। ठीक है, उसको देखिए यूएस ओपन 2024। ठीक है, इसके पुरुष विजेता कौन है, पुरुष विजेता कौन है, जेनिक सिनर, इटली की है जेनिक सिनर। ठीक है, उप विजेता कौन है, आयलर फ्रिट्ज, यूएसए के है, कहाँ के, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, आयलर फ्रिट्ज, इटली के विजेता, यूएसए के उप विजेता आयलर फ्रिट्ज। ठीक है, उसको देखिए महिला विजेता कौन है, एरिना सवालेंका, कहाँ की, बेलारूस की है, याद रखना, एरिना सवालेंका। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है और यूएस ओपन भी जीता है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों को जीता है एरिना सवालेंका। ठीक है, उप विजेता कौन है, जेसिका पेगुला, ये है उप विजेता, याद रखना। ठीक है, यूएसए की है। तो ये थे प्रमुख टेनिस प्रतियोगिता 2024 के विजेता। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए एग्जाम का एक हॉट पॉइंट दिया है, वो भी देख लेते हैं भाई क्या है इसमें। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष युगल विजेता भारत के रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन थे, याद रखना, मैथ्यू एबडेन थे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष युगल विजेता में। ठीक है, तो याद रखना इसको, ऑस्ट्रेलिया ओपन में। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए, तो ये थे प्रमुख करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लाएंगे उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, जो वीडियो लाएंगे। ठीक है, ये था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, धन्यवाद।